गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, कृषि व्यवस्था, उसके प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के शहरी समाज के स्वरूप, मंदिर के बारे में, लेखन कला के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी समाज का स्वरूप। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास नगरों का विकास हो चुका था और उरुक पहला नगर था मेसोपोटामिया का, जिसका विकास सर्वप्रथम हुआ। तब बात करते हैं कि जो शहरी जीवन था उसका स्वरूप कैसे था। तो सबसे पहले बात आती है प्रमुख वर्ग। जो शहरी समाज था वो 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊंचा स्थान था कुलीन वर्ग का। कुलीन वर्ग के अंदर राजा, पुरोहित, राज्य के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारिक वर्ग जो थे वो शामिल थे। इनका जीवन काफी आरामदायक था। प्रत्येक कार्य के लिए इनके पास दास व दासियां होती थी। संख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से कुलीन वर्ग बहुत ही कम संख्या में थे। दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग। मध्य वर्ग जो था उसका जीवन भी ठीक ठाक था। प्रत्येक कार्य के लिए तो दास दासियां नहीं होती थी, लेकिन फिर भी घरेलू कार्यों के लिए इन लोगों के पास भी 1-2 दास व दासियां रहते थे। इस वर्ग के अंदर छोटे कर्मचारी, छोटे व्यापारी और अगला है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग सबसे खराब स्थिति के अंदर था। संख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा यदि किसी भी वर्ग का था तो वो था निम्न वर्ग का। लेकिन सुख सुविधाओं की बात करें तो निम्न वर्ग के पश्चात सुख सुविधाओं का अभाव था। इसमें ज्यादातर किसान, दास और मजदूर शामिल थे, जिनका जीवन काफी कष्ट में व्यतीत होता था। उसके बाद है कि शहरी जीवन में परिवार कैसे थे। मेसोपोटामिया के अंदर एकल परिवार प्रचलित थे। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं, उसे एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। परिवार के अंदर जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था और सभी परिवार के सदस्यों के लिए अनिवार्य था कि वो उनकी आज्ञाओं का पालन करें। पिता को यहां तक अधिकार दिया गया था कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों को बेच भी सकता है। परिवार के लिए जैसा आज भी हमारे भारतीय परिवार में काफी कुछ है, हालांकि सोच धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन आज भी माना जाता है कि लड़के का होना परिवार के लिए आवश्यक है। और जैसे ही लड़का पैदा होता है तो कहते हैं कि परिवार पूरा हो गया। तो इसी प्रकार मेसोपोटामिया के अंदर भी यह माना जाता था कि परिवार के लिए बेटे का पैदा होना अनिवार्य है। बात करते हैं विवाह की। मेसोपोटामिया के अंदर ऐसा माना जाता था कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की शादी करें। शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती थी। दोनों पक्षों की तरफ से खाने पीने का आयोजन किया जाता था। शादी के पश्चात वर और वधू और दोनों परिवारों के मुख्य लोग मंदिर में जाते थे और मंदिर के अंदर दान दक्षिणा देते थे। उसके बाद करते हैं महिलाओं की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति के बारे में कि भाई उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो जो साहित्य है और जो चीजें हमें पुरातत्व के तहत मिली हैं, उनके अध्ययन से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के अंदर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई सामाजिक आयोजन हो, प्रत्येक आयोजन में महिला का भाग लेना
अनिवार्य था। विवाह के दौरान महिला को जो दहेज मिलता था उसके ऊपर पूर्ण रूप से उसी महिला का अधिकार होता था। आज भी आप देखते हो कि कई बार हमारे परिवारों के अंदर या समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घट जाती है कि कोई तलाक हो गया तो सारा सामान लड़की वापस लेके आ जाती है, या फिर लड़की की शादी हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती तो परिवार वाले वो सारा सामान वापस ले आते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि उसके ऊपर पूर्ण रूप से उस महिला का अधिकार होता था। यदि महिला का पति एक्सपायर हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई तो महिला जो थी वो अपने पति की जो संपत्ति थी उसकी वो मालकिन तो नहीं बनती थी, लेकिन संरक्षिका के तौर पर वो उस संपत्ति की देखभाल करती थी। जिस प्रकार आज हमारे समाज के अंदर महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, पुनर्विवाह करने का अधिकार है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में भी लगभग 3000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले भी उन महिलाओं को ये अधिकार थे कि महिला चाहे तो अपने पति को तलाक दे सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है, अपना अलग से व्यापार कर सकती है, अपने लिए अलग से दास और दासियां रख सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफी संतोषजनक थी, या कहे कि बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद दास। मेसोपोटामिया समाज के अंदर दास समाज का सबसे अभिन्न अंग था, लेकिन उसकी स्थिति जो थी वो सबसे खराब थी। हम देखते हैं कि यहां 3 प्रकार के दास हमें देखने को मिलते हैं। वो दास कौन कौन से थे? पहला था युद्ध बंदी। जैसे एक राजा ने किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया, उसकी जीत होती है तो वो वहां के सामान्य नागरिकों को और सैनिकों को बंदी बनाकर ले आता था और ऐसे बंदियों से दास के रूप में कार्य लिया जाता था। तो पहला हुआ युद्ध बंदी। दूसरा है, जैसे हमने ऊपर बताया था कि परिवार का मुखिया बच्चों को बेच भी सकता था, तो बेचे हुए दास वो किसी माता पिता द्वारा बेचे हुए हो सकते थे, या किसी के पास आवश्यकता से अधिक दास है वो किसी दूसरे को बेचती है। और तीसरे प्रकार के होते थे कर्ज न चुकाने वाले। अर्थात मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने किसी साहूकार से कर्ज लिया और वो कर्ज मैं नहीं चुका पाया, तो वो साहूकार मुझे एक दास के रूप में अपने पास से रख सकता था। तो तीसरा होता था कि जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाते थे उनको भी दास से बना लिया जाता था। दासों की स्थिति काफी नाजुक थी। हम कहें कि 2 वक्त का भोजन भी उन्हें अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था। उसके बाद है मनोरंजन के साधन। भाई आज की तरह तो था नहीं, टीवी है, डिश टीवी है, मोबाइल है, ये उस समय नहीं थे, लेकिन कोई भी काल रहा हो मनोरंजन मनुष्य हमेशा से करता रहा है। तो मेसोपोटामिया की जो खुदाई हुई उससे हमें बांसुरी, वीणा, ढोल इत्यादि मिले हैं, जिससे पता लगता है कि वो लोग गायन के शौकीन थे और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि वो नृत्य, संगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। इसी प्रकार आज आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से भी हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो उस समय के भी लोग, आईपीएल तो उस समय था नहीं, आपकी प्रो कबड्डी थी, लेकिन वो लोग अपने ही लोगों के बीच में कुश्ती खेल के, पशुओं की दौड़ करवा के, पक्षियों को लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। तो ये थे उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के मंदिर। मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन तो है ही, लेकिन धार्मिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में भी मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बात करते कि मंदिर क्यों बनाए गए। जैसा आज हम देखते हैं कि जिस इष्ट देवता में हमारी श्रद्धा होती है हम उसके मंदिर को बनवाने का कार्य करते हैं, उसमें दान देते हैं। उसी प्रकार उस समय भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे, जिसमें प्रमुख है नन्ना, जिसे चंद्र देवता के रूप में माना जाता है, अनु सूर्य देवता, एनकी वायु और जल के देवता।
इनाना, इसे प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता था। यहां से छोटे नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का या ऑप्शनल टाइप, वो प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि अनु का संबंध किस देवता से था? सूर्य से। इनाना किसकी प्रतीक थी? प्रेम और युद्ध की देवी। तो ये प्रमुख देवी देवता थे जिनकी स्मृति में मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिर जो थे, प्रारंभ में जो मंदिर बनाए गए वो पर्वतों के ऊपर बनाए गए। मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि भगवान जो है वो ऊंचे स्थल पर, ऊंचे स्थान पर निवास करते हैं, इसलिए पर्वतों के ऊपर कच्ची ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे मंदिरों की जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत होती चली गई और बाद में पक्की ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। मंदिर और जो हमारे भवन थे, अन्य भवन, उनमें एक विशेष अंतर था कि बाहर से देखने से ही पता चल जाता था कि ये मंदिर है और ये निवास स्थान है। क्या डिफरेंस होता था? मंदिर की जो बाहर की दीवार होती थी वो इस तरह से बनाई जाती थी, ऐसे, फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह से मंदिर की बाहरी दीवार का निर्माण किया जाता था। यानी एक बार पहले सीधी चली, फिर अंदर की तरफ, फिर कुछ अंतराल के पास फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस प्रकार से दीवार बनाई जाती थी। ऐसी दीवार सामान्य भवनों में नहीं बनाई जाती थी, ये मंदिर को अलग करती थी। दूसरा क्या होता था कि जो मंदिर थे, बीच में प्रांगण होता था, चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और इन कमरों में संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। अब बात करते हैं मंदिरों के कार्य, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सिलेबस में पढ़ता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मंदिरों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना। सबसे बड़ा कार्य तो था उपासना करना। मंदिरों के अंदर जो उपासक पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, वहां नियुक्त पुरोहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित इष्ट की उपासना करता था, जिसमें उनको दूध, दही, अन्न समर्पित किया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, ताकि जो इष्ट है वो प्रसन्न हो जाए। दूसरा प्रमुख कार्य है खेती करना व पशुपालन। यहां क्या है कि लोगों ने बड़े पैमाने पर मंदिरों को भूमि दान में दी। अब इस भूमि के ऊपर मंदिर जो है वो खेती भी करते थे और पशुपालन का कार्य भी करते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती गई। और इसी मजबूत आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर मंदिरों ने उद्योग स्थापित भी करने शुरू कर दिए थे। यानी जो भूमि थी उस भूमि के ऊपर कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से जो कमाई हुई, उसी भूमि के ऊपर उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। अगला महत्वपूर्ण कार्य था शिक्षा प्रदान करना। यदि हम प्राचीन काल में भी हमारे देश के अंदर भी देखें तो मंदिरों का यह महत्वपूर्ण कार्य था कि वो विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। यही कार्य मेसोपोटामिया के अंदर भी मंदिरों द्वारा किया जाता था। जैसा कि हमने देखा था, नाडू के मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। तो यहां पुस्तकालय भी होते थे और पुरोहितों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला कार्य है शुद्ध पर धन देना, अर्थात ब्याज पर पैसे मुहैया करवाना। काफी जमीन थी, लोग दान देते थे, खेती करते थे, उद्योग स्थापित हो चुके थे, जिसके कारण हम कहें कि उस समय जो मंदिर थे वो बैंक का कार्य भी करते थे, ब्याज के ऊपर पैसे देते थे। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अपने धन को मंदिरों में जमा करते थे। तो यहां हम कह सकते हैं कि बैंक के रूप में कार्य करना। मनोरंजन के केंद्र, मंदिर केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करते थे। मेसोपोटामिया के अंदर जो महिलाएं थी, कई बार बहुत से लोग अपने बच्चों को मंदिरों में दान कर देते थे, जिससे हम कहते चढ़ा देते थे। जो लड़कियां मंदिरों के अंदर रहती थी उन्हें देवदासी के नाम से
जाना जाता था। और ये देवदासियां समूह गान और लोक नृत्य के माध्यम से मंदिर में आने वाले लोगों का मनोरंजन करती थी। तो मंदिर मनोरंजन के भी प्रमुख साधन थे। जैसा आज भी आप देखते हो कि समय समय पर हमारे मंदिरों के अंदर भी जागरण होते हैं। ठीक है कि वहां हम वो जागरण सुनने के लिए, लेकिन वो मनोरंजन भी हो रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं। और कई जगह तो आपने देखा होगा टीवीओ के ऊपर साधना इत्यादि जो चैनल है, हम देखते हैं कि लोग झूमने लग जाते हैं, जो भजन इत्यादि होते हैं तो वो नृत्य कर रहे हैं, तो वहां भी लोगों का मनोरंजन हो रहा है। इसी प्रकार का कार्य उस समय के मंदिरों में भी होता था। अब बात करते हैं गिलगामेश का महाकाव्य। आपने पीछे भी देखा होगा, गिलगामेश के बारे में पढ़ा था। गिलगामेश उरू का प्रसिद्ध शासक था जिसने 2700 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी वीरता से संबंधित, इसके जीवन से संबंधित 2000 ईसा पूर्व में 12 पट्टिकाओं के ऊपर इसकी वीर गाथा लिखी गई, जिसे गिलगामेश के महाकाव्य की संज्ञा दी गई। इसमें गिलगामेश के जीवन से संबंधित चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया गिलगामेश बहुत ही शक्तिशाली शासक था। प्रारंभ में यह बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। जनता परेशान हो गई और उन्होंने देवताओं से अनुरोध किया कि किसी तरह से इस अत्याचारी शासक से पीछा छुटाया जाए। तो देवताओं ने अपनी तरफ से अनकीडू नामक एक देव को धरती पर भेजा और उसे आदेश दिए गए कि वो गिलगामेश की हत्या कर दे। गिलगामेश और अनकीडू के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ, यानी दोनों की बराबर की टक्कर रही। उनकी वीरता से प्रभावित होकर अनकीडू गिलगामेश का दोस्त बन गया। यानी जो व्यक्ति जिसको मारने के लिए आया था वो उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसका साथी हो गया। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि अनकीडू को किसी महिला से प्रेम हो जाता है। यह बात देवताओं को पसंद नहीं थी, इसलिए अनकीडू को एक भयंकर बीमारी से ग्रसित कर दिया गया और उसके पश्चात अनकीडू की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु ने गिलगामेश के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। अब उसने अपने अत्याचार इत्यादि छोड़ दिए और जनता की भलाई के लिए काम करने लगा। लेकिन उसके मन में एक टीश और हो गई कि क्यों ना मैं अमृतव, यानी मैं अमर हो जाऊं। इसके लिए उसने खोज की, भी कुछ मिल जाए। किसी महापुरुष ने बताया कि समुद्र की गहराई में एक पौधा है, उस पौधे का ग्रहण कर लें, आप अमर हो जाएंगे। और खोज में निकल गए, समुद्र के अंदर गए। काफी मेहनत के पश्चात पौधा भी मिला, पौधे को लेकर बाहर आए, लेकिन थकान काफी थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ देर रेस्ट कर लिया जाए, उसके पश्चात हम इस पौधे का खान पान कर लेंगे। और एक पत्थर के साथ ऐसे सो गए। जब जाग आई तो देखा कि जो पौधा था उसको एक सांप निगल रहा है। उसके पश्चात गिलगामेश ने यह कहा कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसके पश्चात वो और भी सामाजिक कार्यों में या लोक भलाई के कार्यों में लग गए। तो ये था गिलगामेश का महाकाव्य कहानी थी, वो दंत कथा भी हम मान सकते हैं। उसके बाद लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया के अंदर लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास लेखन या लिपि जो थी उसका प्रचलन हो चुका था। जैसा कि हमने देखा कि मंदिर काफी अमीर हो चुके थे और उन्हें अपने हिसाब किताब रखने के लिए लिपि की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपनी एक लिपि इजाद की जिसे चित्रात्मक लिपि हम कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता था, पहले मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथा जाता था, फिर इसको एक पट्टिका की, यानी जैसे हमारी तख्तियां होती थी उस प्रकार की शेप दी जाती थी और उसको चिकना किया जाता था। उसके बाद नुकीले सरकंडे की सहायता से उसके ऊपर जो भी लिखना होता था वो लिख दिया जाता था, फिर उसको सुखाकर पका दिया जाता था और इस प्रकार वो काफी सुरक्षित रहती थी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि उरूक से हमें 5000 पट्टिकाएं मिली हैं जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के विवरण दिए गए।
लेकिन बात करें हम भाषा की, तो अकदी भाषा सुमेरियन भाषा मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा है, जिसे लिखने के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान अकदी भाषा ने ले लिया और लगभग 1000 वर्ष के पश्चात अकदी भाषा का स्थान अरामाइक जो थी उसने ले लिया। 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक जो भाषा है उसका प्रचलन हो चुका था और 1000 ईसा पूर्व के आसपास तो अरामाइक जो भाषा थी वो संपूर्ण मेसोपोटामिया में फैल चुकी थी। अब बात करते हैं कि जो लेखन कला थी उसने विश्व को क्या दिया। लेखन कला के पश्चात राजा के जो आदेश थे उनको लिखना शुरू कर दिया गया। इससे विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के अंदर काफी विकास हुआ। आज हम जो वर्ग देख रहे हैं, वर्गमूल देख रहे हैं, ये सारे के सारे मेसोपोटामिया के अंदर विकसित हुए। तो ये विश्व को मेसोपोटामिया की देन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेखन कला के पश्चात जो खगोल विद्या का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके तहत हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया, जैसा कि आज हम कर रहे हैं। एक महीने में उन्होंने बताया कि 4 सप्ताह है, आज भी हम लगभग यही मानते हैं। आगे बताया कि एक दिन में 24 घंटे हैं, आज भी यही है। और फिर बताया कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। तो ये विश्व को सबसे बड़ी देन थी मेसोपोटामिया समय के मामले में, कि किस प्रकार उन्होंने समय का विभाजन किया। तो यही हमारा लेसन जो द्वितीय है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा और बार बार आपसे हर बार यही निवेदन करता हूं कि आप अपने नोट्स बनाते रहें। क्या पता स्कूल कब खुले, लेकिन ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपसे पुनः निवेदन है कि अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।